सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज 13 अप्रैल का जो दिन है वो एक जलियांवाला नरसंहार के रूप में मनाया जाता है। सभी भारतीय इसको मनाते हैं और याद करते हैं उन शहीदों को जो कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनके बारे में। एज अ भारतीय हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। आज 100 से ज़्यादा साल इस घटना को बीत चुके हैं जो कि अंग्रेजी हुकूमत में की गई एक सबसे विभत्स और एक सबसे घृणित, अगर हम कहें तो, जो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया काम था वो ये था। इसको जो स्टार्ट हुआ था ये 1918 से इसकी पृष्ठभूमि देखी जा सकती है। 1918 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून पास करवाया गया था। दो कानून पास करवाए गए थे वैसे, लेकिन एक को जो हिंदुस्तानी जो थे वहाँ की जो उसमें सीनेट में बैठते थे उन्होंने उसको विरोध करके उसको बंद करवा दिया था। लेकिन दूसरा जो विधेयक था उनका वो पास हो चुका था। इसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। इसको कुछ कुछ लोग रॉलेट एक्ट भी कहते थे क्योंकि एक रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। सिडनी रॉलेट था उनका नाम। तो इस कानून का मतलब क्या था? ये एक तरह से बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। यानी कि इसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, खासतौर से भारतीयों को, क्योंकि उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ चुकी थी भारतीयों की। वो अपनी स्वतंत्रता के लिए उस समय लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए उस समय विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये अधिनियम निकाला। और इसमें किया क्या जाता था? इसमें किसी को भी एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर किसी को भी डिटेन कर दिया जाता था। अपराध किया हो या ना किया हो, शक के आधार पर सिर्फ किसी को भी पकड़ लेंगे। तो इसके काला कानून क्या कि इसका विरोध भी होने लगा था उस समय। अब होता यह है कि इसी चक्कर में 6 अप्रैल 1919 के करीब अपने जो दो क्रांतिकारी हम इन्हें कहेंगे, डॉक्टर सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलुई थे। ये दोनों के दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनका संबंध था आगे होने वाली दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका जो अधिवेशन होता था उसकी स्वागत समिति से संबंधित लोग थे ये। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, 6 अप्रैल का ही दिन था जिस दिन गांधी जी को भी दिल्ली में, जब गांधी जी पहुंचे थे कि इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके संबंध में फिर वहाँ की जो पंजाब के जो स्थानीय लोग थे उनमें एक तरह का रोष का माहौल था। उन्होंने क्या तय किया कि 13 अप्रैल को, वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने तय किया कि जलियांवाला जो बाग है वहाँ पर जाकर हम एक शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन था, कोई हथियार किसी के पास नहीं था। एक गेट था उस जगह का जहाँ पे जलियांवाला बाग था, सिर्फ एक मेन गेट था, उसके अंदर वो बाग था। चारों बाकी 3 तरफ से वो घिरा हुआ था मकान वगैरह से, और उसमें एक शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था जिसमें एक सत्याग्रह टाइप का लोगों का चल रहा था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। उसमें कौन थे? बच्चे थे, बूढ़े थे, इस तरह के लोग थे उसमें। कोई ऐसा नहीं था कि कोई हथियार लेके पहुंचे थे या कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल सत्याग्रह था। तो होता ही है कि उस समय पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ का था, उसका नाम डायर था, ओ डायर, जनरल ओ डायर कहते थे उसे। और जो वहाँ पर जिसने फायरिंग करवाई, जो हम कहते हैं कि जलियांवाला बाग में जो फायरिंग करवाने का आदेश दिया था, बिना किसी पूर्व सूचना के, कोई सूचना भी नहीं दी कि हम फायरिंग करवाएंगे, आप यहाँ से चले जाओ या ऐसा कुछ, क्योंकि कायदे से फायरिंग से पहले बहुत से प्रोसीजर होने चाहिए। उससे पहले आंसू गैस, जो टीयर गैस होती है वो छोड़ी जानी चाहिए, फिर लाठी चार्ज वगैरह होता है, फिर उसके बाद जो पानी होता है वो भी फेंका जा सकता है, फिर बहुत बात का केस होता है, जबकि आपका फायरिंग करी जानी चाहिए। लेकिन उसने बिना किसी सूचना के डायरेक्टली क्या करा? फायरिंग करवा दी। और इसका नाम भी डायर ही था। ये जो उस समय उसका जो अपनी जो टुकड़ी थी उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था। अब इसमें जो जितने छोटे छोटे बच्चे थे या जितनी महिलाएं थी, जाने का रास्ता कहीं नहीं था। कुछ ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कहाँ बच पाते, सूखा कुआं था। और इसी तरीके से हत्याकांड में बहुत से लोग उस समय हमारे जो भारतीय थे वो लोग शहीद हुए। अंग्रेजी आंकड़ा जो बताता है उस समय का, वो बताता है कि 379 लोग उसमें शहीद हुए थे। वो बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जो थे या जो उस समय के समाचार पत्र वगैरह थे, उन्होंने पुष्टि किया कि 1000 से ज़्यादा लोग उस नरसंहार में शहीद हुए थे, भारत के जो थे। बाद में फिर अब क्योंकि एक बड़ा मामला बन चुका था, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको थोड़ा सा अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम जाग गई थी। ब्रिटेन में भी इसके खिलाफ थोड़ा सा विरोध हुआ कि किस तरह से ऐसा कैसे किया जा सकता है। जो मानवाधिकार आयोग या जो भी रहे होंगे उस समय के, उन्होंने बोला। तो जो था, जिसने डायर जो था, उसको वापस बुलाया गया। और आप जानते हैं कि डायर को वहाँ जाके उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई, सम्मान में। यहाँ से तो उसको एक तरह से बर्खास्त किया गया ये बोल के कि हाँ इसने गलत काम किया, लेकिन वहाँ उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी जा रही है वहाँ की संसद में। और वहाँ उस पर फिर एक कमेटी बैठी, एक हंटर कमेटी नाम से कमेटी उन्होंने बैठाई। अंग्रेजों ने ही बैठाई, क्योंकि अंग्रेजी थे, सब कुछ उन्हीं का था। एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आई। उसने कहा हाँ इसने ज़रूरत से ज़्यादा अपने बल का प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन इस समय से जो सही लगा उसने वो किया। तो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ ही की गई उसमें भी। उसके कहीं पे भी उसको ऐसा नहीं किया गया कि इसने गलत काम किया या उसे कोई सजा हो। सजा दूर की बात, उसे वहाँ पर इनाम दिया गया।
भारतीयों ने भी अपनी कुछ कमेटी बैठाई उस समय। जो इंडियन कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो प्रतिनिधित्व करती थी क्योंकि पूरे राजनीति का भारत की, तो उसने भी अपनी कमेटी बैठाई और उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। गांधी जी भी उसमें शामिल थे, चित्तरंजन दास जो कि एक अच्छे वकील थे वो भी उसमें शामिल थे, तैयब जी भी इसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इसमें शामिल थे। इन लोगों ने अपनी जब ये बताई तो उन्होंने कहा कि एक शेमलेस कवर अप था ये जो कुछ किया गया था, यानी कि एक निर्लज्ज लिपापोती अगर हम इसे कहें तो ये था जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से 1919 का जो है हत्याकांड हुआ। इससे फिर आगे आने वाले, क्योंकि ये बहुत विभत्स उस समय का कांड था, और इससे आने वाले जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में से लिया। आप जानते होंगे कि जनरल डायर को आगे जाके उधम सिंह ने उसके घर में घुस के उसे मारा था, इस चीज़ का बदला लिया था क्योंकि उस समय वो छोटे बच्चे थे। भगत सिंह जैसे लोग जो थे वो जलियांवाला की जो मिट्टी को अपना तिलक के रूप में लगाते थे और यहाँ से प्रेरणा पाते थे कि अंग्रेजों से हमें छुटकारा कैसे पाना है और अंग्रेजों से छुटकारा में पाके रहना है। आगे जाकर हम देखते हैं कि रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे कितने ही क्रांतिकारी जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो प्रेरणा मिली वो यहीं से मिली। आगे जाकर 1920 का जो हमारा असहयोग आंदोलन होता है जो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं उन सबके मूल में ये जो अंग्रेजों की तरह जी की गई ये इस तरह की जो घृणित गतिविधियाँ थी इनके खिलाफ विरोध के रूप में इन सभी को किया गया था आगे जाके। तो भारत को जब तक 1947 में आज़ादी अगर मिली है और अगर हम आज सभी के सभी एक चैन की सांस ले पा रहे हैं, एक स्वतंत्रता की सांस अगर आज हम ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो कोई तो ऐसे हैं कि जो इतिहास में दर्ज भी नहीं हो पाए, कुछ ऐसे हैं जो कि किसी कारणों से आज हमें जानने मिलते हैं, जैसे जलियांवाला बाग उनमें से एक है। अभी हाल ही में जब 100 साल पूरे हुए थे तो इंग्लैंड ने इसके बारे में माफ़ी भी मांगी थी सार्वजनिक रूप से कि जो ये किया गया था ये हमारी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत के तहत ही था, तो इंग्लैंड ने इसमें माफ़ी मांगी थी। तो हमें एज अ भारतीय पता भी होना चाहिए इस बात में, और ये पता करने के पीछे कारण क्या, आज 100 साल पुरानी घटना को हम क्यों दोबारा आज तक अपने दिलों में जिंदा रखें। इसलिए दिलों में जिंदा रखना पड़ता है हमें इन चीज़ों को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हम ये आज हमें लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं या फिर हर किसी को उपलब्ध है, लेकिन इतना आसान नहीं था। उसमें क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगियां खफा दी। 15 साल के खुदीराम बोस जो कि 15 साल के थे मात्र, फांसी के फंदे पे झूल गए। भगत सिंह जैसे लोग और अपने राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग अल्फ्रेड पार्क में जिन्होंने लड़ते हुए अंग्रेजों की गोली न खाने से बेहतर है खुद को सुसाइड करना और वीरगति को जो प्राप्त हुए, ऐसे ऐसे लोग थे। और कितने ऐसे लोग थे जिनके नाम हम नहीं भी जानते हैं आज की डेट में, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे बलिदान दिए थे जिसके कारण आज हम लोग आज़ाद हैं। तो कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं आज की डेट में, उनको नमन कर सकते हैं, और साथ ही हम ये देख सकते हैं कि हम आगे क्या करें। आगे हमें करना चाहिए अपने देश के लिए, समाज के लिए, और थोड़ा सा और ऊपर बढ़कर पूरे ग्लोब के लिए, पूरे विश्व के लिए हम लोगों को अपने, क्योंकि हम उनके उस कर्ज को तो चुका नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम ईमानदार बनने की कोशिश करें। जो भी हम काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, पढ़ाई में ईमानदार रहें। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उसमें ईमानदार रहें। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब्जी बेचते हैं, या आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उस काम में अगर हम ईमानदार रहें तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हमें ये आज स्वतंत्रता दिलाई है, तो ये कहीं ना कहीं उनके उसके साथ एक न्याय होगा, और वो भी इसे देखकर जरूर खुश होंगे कि हाँ, हमने एक सही डिसीजन लिया था। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।